नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आमंड और कोलमेन के द्वारा प्रस्तुत संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का अध्ययन करेंगे। आमंड और कोलमैन ने 1960 में एक पुस्तक लिखी, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। इस पुस्तक में ही उन्होंने अपने इस संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का विस्तार से वर्णन किया है और विकासशील देशों की राजनीति को समझाने का प्रयास किया है। आमंड और कोलमैन ने विकासशील देशों के अध्ययन के बारे में जो विस्तृत विवेचन किया है, उसके पीछे की एक पृष्ठभूमि है जिसे जानना हमारे लिए आवश्यक है। हम जानते हैं कि पहले और दूसरे महायुद्ध में यूरोप की जो परंपरागत शक्तियां थी, उनके प्रभाव का धीरे धीरे क्षरण हो गया और दूसरे महायुद्ध तक आते आते उनके अधीन जितने भी गुलाम देश थे, उन्होंने उन देशों को स्वतंत्र कर दिया। इस प्रकार दूसरे महायुद्ध के पश्चात दुनिया के मानचित्र पर स्थिति यह बनी कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हो गए और वो एक स्वतंत्र राज्यों के रूप में मानचित्र पर उभरे। पुराने यूरोपीय देशों के आधिपत्य के कारण, जो कि 200 या 300 सालों की लंबी गुलामी के कारण, इन देशों का बहुत अधिक आर्थिक, सांस्कृतिक और हर प्रकार से इनका शोषण हुआ था। इस शोषण के परिणाम स्वरूप जब ये देश स्वतंत्र हुए तो इन देशों के पास अपने विकास के लिए कोई भी संसाधन नहीं थे। इनके पास किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी का अभाव था और ये इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार थे कि इन्हें अब अपना विकास नए तरीके से करना पड़ेगा। इसलिए इन देशों में पश्चिमी देशों के तर्ज पर ही अधिकांश देशों में प्रजातंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्थाओं को स्वीकृत किया गया और कुछ देशों में रूस और चीन की तर्ज पर साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्थाओं को भी आयातित कर लिया गया। किंतु मूलतः इन सभी देशों की मुख्य बात यह थी कि इन्होंने अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं में वैसी ही नकल की जो कि पश्चिम की राजनीतिक व्यवस्थाओं में विद्यमान है। किंतु यह देखा गया कि पश्चिमी प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाओं और संरचनाओं के आयात करने के उपरांत भी इनकी समस्याएं जस की तस थीं और ये अनेक प्रकार के विरोधाभासी वातावरण में जी रहे थे। इन देशों की इस कमजोर स्थिति का फायदा उठाने के लिए अमेरिका और रूस तैयार थे, जो कि दूसरे महायुद्ध के पश्चात नए शक्ति के केंद्रों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरे थे। अमेरिका ने इस बात का प्रयास किया कि व्यवस्थित रूप से यह अध्ययन किया जाए कि इन तीसरी दुनिया के देशों की आखिर आवश्यकताएं क्या हैं, और इसी उद्देश्य से अमेरिका ने बहुत सारा पैसा खर्च करके अमेरिका के राजनीतिक वैज्ञानिकों को दुनिया के भिन्न भिन्न इन देशों में भेजा और इस अध्ययन करने के लिए कहा कि आप इन देशों में जाकर के अध्ययन कीजिए कि इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं और उन्हें किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, ताकि अमेरिका उन देशों पर अपना प्रभाव स्थापित कर सके। इसी मूल पृष्ठभूमि के अंतर्गत ही इन विकासशील देशों का अध्ययन अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा किया जा रहा था। डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत के प्रयास को हम इसी पृष्ठभूमि में देख सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास आमंड और कोलमैन के द्वारा किया गया, जिन्होंने विशेषतः इन विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए एक विशिष्ट मॉडल या उपागम प्रस्तुत किया था। आमंड और कोलमैन के द्वारा प्रस्तुत यह जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है, इसकी दो उद्देश्य हम कह सकते हैं, इसके दो लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य तो यह है कि आमंड और कोलमैन इसके माध्यम से
विकासशील देशों की राजनीति में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो इन परिवर्तनों को प्राप्त ज्ञात करना चाहते थे, उनका अध्ययन करना चाहते थे। कोई राजनीतिक व्यवस्था क्यों किसी एक दशा से निकल करके किसी दूसरी दशा में प्रवेश करती है। दूसरा, ये विकासशील देशों की जो विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं थी उनको चिन्हित करने के लिए इन्हें अलग अलग सेट में उनको वर्गीकृत करना चाहते थे। अर्थात ये उनके वर्गीकरणों की प्रकारना प्रस्तुत करना चाहते थे कि इन विकासशील देशों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर के इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज में इसका विस्तार से विवेचन किया है। आमंड और कोलमैन सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में व्यवस्था को परिभाषित करते हैं और वो ये कहते हैं कि परस्पर सीमाओं से युक्त अन्योन्याश्रित जो सीमाएं होती हैं, एक व्यवस्था की दूसरी व्यवस्था से, दूसरी व्यवस्था की तीसरी व्यवस्था से जो सीमाएं एक दूसरे के ऊपर आश्रित होती हैं, तो किसी भी व्यवस्था की विशेषता यह है कि वह परस्पर अन्योन्याश्रित सीमाओं के लक्षणों से युक्त व्यापकता वाली अंतःक्रियाओं का एक समूह होता है। अर्थात डेविड और आमंड और कोलमैन किसी भी व्यवस्था की 3 विशेषताओं की चर्चा करते हैं। पहला, इनके अन्योन्याश्रित सीमाएं होती हैं। दूसरा, इनमें व्यापकता का लक्षण विद्यमान होता है। और तीसरा, ये अंतःक्रियाओं का एक समुच्चय होता है। विभिन्न अंतःक्रियाएं इसके भीतर चलती रहती हैं। इसी व्यवस्था की परिभाषा के बाद वे राजनीतिक व्यवस्था की अपनी विशिष्ट परिभाषा प्रस्तुत करते हैं और इसमें वे मैक्स वेबर से सहमत होते हुए ये कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था उन स्वतंत्र समाजों में पाई जाती है जिसमें वे वैध भौतिक शक्ति के प्रयोग के एकाधिकार का दावा प्रस्तुत करती हैं। अर्थात इस परिभाषा के अंतर्गत वे यह बताते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की पहली विशेषता यह है कि वो स्वतंत्र समाज में उसका अस्तित्व होता है। दूसरा, वह अन्य व्यवस्थाओं से इस रूप में भिन्न होती है कि यह एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसके पास कानून के द्वारा स्वीकृत और जनमत के द्वारा मान्य उस औचित्यपूर्ण भौतिक शक्ति के एकाधिकार का दावा ये करती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति का मर्डर करना है या उसकी हत्या करनी है या किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि को अंजाम देना है, तो उसके प्रयोग का जो एकाधिकार, केवल एकमात्र अधिकार है, वह राजनीतिक व्यवस्था को होता है। यदि किसी व्यक्ति को मारने का कार्य सेना या पुलिस के द्वारा किया जाता है तो वो कानून की नजर में जायज है, औचित्यपूर्ण है। लेकिन यदि यही कार्य किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा या किसी अपराधी के द्वारा किया जाएगा तो कानून की नजर में वो वैध नहीं है, उसे दंडित किया जाएगा। इस प्रकार इस वैध भौतिक शक्ति, जिसका कि एक बहुत स्थूल उदाहरण हम युद्ध करने की शक्ति को कह सकते हैं, किसी राज्य के द्वारा जब युद्ध किया जाता है उसमें लाखों लोगों को यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु भी युद्ध के कारण वैध हो जाती है। इस प्रकार से आमंड और कोलमैन राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हैं और वो ये बताते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता यह है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सी संरचनाएं होती हैं और इन संरचनाओं के माध्यम से ही व्यवस्था कार्यान्वित रहती है। दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की ये संरचनाएं कुछ समान कार्यों को अंजाम देती हैं। अर्थात विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं समान प्रकारों को संचालित करती हैं। व्यवस्थाओं के प्रकार्य यद्यपि मूलतः समान होते हैं, किंतु अलग अलग व्यवस्थाओं में मात्रा के दृष्टिकोण से या विशिष्ट शैली के दृष्टिकोण से या उसके प्रयोग के दृष्टिकोण से उसमें भिन्नता हो सकती है। तीसरी विशेषता आमंड और कोलमैन यह बताते हैं कि विभिन्न संरचनाएं बहुप्रकार्यात्मक होती हैं। बहुप्रकार्यात्मक का तात्पर्य यह है कि कोई भी संरचना मूलतः किसी एक ही प्रकार के कार्य को करती है, किंतु वह
कालांतर में अन्य प्रकार के कार्यों को भी करने लग जाती हैं। इसलिए लगभग सभी संरचनाएं अपने स्वरूप में बहुप्रकार्यात्मक होती हैं। वे एक से अधिक कार्यों का संपादन करती हैं। अगली विशेषता उनके अनुसार यह है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित होती हैं। मिश्रित होने का अर्थ यह है कि उनमें आधुनिकता और परंपरा के गुण समान रूप से प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाते हैं। विश्व की सर्वाधिक आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था अमेरिका को माना जाता है, किंतु आमंड और कोलमैन कहते हैं कि अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में भी आधुनिकता और परंपरा के लक्षण समान रूप से एक साथ विद्यमान हैं। यह हो सकता है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था में परंपरागत लक्षणों की अधिकता हो और किसी राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक लक्षणों की अधिकता हो। और अंतिम विशेषता बताते हुए वे कहते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में सतत क्रियाशीलता होती है। सतत क्रियाशीलता का गुण ही व्यवस्था को चलायमान रखता है और इसी के कारण व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। तत्पश्चात वे संरचना और प्रकार्य को विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। संरचनाओं के संदर्भ में आमंड और कोलमैन ये बताते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में आवश्यक रूप से कुछ संरचनाएं होती हैं और ये संरचनाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, राजनीतिक संरचनाएं और अराजनीतिक संरचनाएं। राजनीतिक संरचनाएं वे संरचनाएं होती हैं जिनका या तो कानून के द्वारा जिनकी स्थापना कर दी गई है या स्थापना के पश्चात वो कानून के द्वारा मान्य हो जाती हैं, और इसलिए इन संरचनाओं को राजनीतिक संस्थाओं के नाम से भी जाना जाता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न दबाव समूह, ऐसी अनेक संरचनाएं प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में पाई जाती हैं और ये संरचनाएं औपचारिक संरचनाएं होती हैं और ये दृश्य संरचनाएं होती हैं और इन्हीं संरचनाओं पर मूलतः राजनीतिक व्यवस्था टिकी हुई रहती है। ये सभी संरचनाएं निरंतर विभिन्न कार्यों को करती रहती है। जैसा कि हमने देखा कि ये संरचनाएं बहुप्रकारिक होती हैं, किंतु ऐसा एक समय आ सकता है जब कुछ संरचनाएं अपने कार्यों को करना बंद कर देती हैं या उन कार्यों के संदर्भ में वे निष्क्रिय हो जाती हैं। जब कोई विशेष कार्य किसी संरचना के द्वारा करना बंद कर दिया जाता है तो उसके पश्चात वो कार्य किसी अन्य अनौपचारिक संरचना के द्वारा हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मूलतः कोई कार्य, यानी कि राजनीतिक भर्ती का कार्य यदि किसी संरचना का था, किसी राजनीतिक दल का था मान लिया, और राजनीतिक दल जो है एक औपचारिक संरचना है, किंतु कुछ आदिम समाजों में भी ऐसा देखा जा सकता है कि राजनीतिक भर्ती का कार्य कुछ अनौपचारिक संरचनाएं, जैसे विभिन्न धार्मिक नेता या विभिन्न जातियों के नेता जो कि प्रकट रूप में विद्यमान नहीं होते, किंतु उन अनौपचारिक संरचनाओं के द्वारा जो कि अदृश्य होती हैं, जो कि सामान्यतः पर्दे के पीछे रहकर के अपना कार्य करती हैं, वे अनौपचारिक संरचनाएं औपचारिक संरचनाओं के कुछ कार्यों को करने लग जाती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक राजनीतिक संरचना के कार्य कोई दूसरी राजनीतिक संरचना कालांतर में करने लग जाती हैं। जैसा कि कानून निर्माण का कार्य मूलतः व्यवस्थापिका का है, किंतु सभी देशों में कानून निर्माण का कार्य अब कार्यपालिकाएं करने लग गई हैं। तो इस प्रकार से संरचना के बारे में बताते हुए आमंड और कोलमैन ये कहते हैं कि राजनीतिक शोध की दृष्टि से, संरचनाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन की दृष्टि से यह प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि इन संरचनाओं के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, या अमुक कार्य किन संरचनाओं के द्वारा संपादित किए जा रहे हैं, या ये संरचनाएं अन्य कौन कौन से प्रकार्य कर रही हैं। इन प्रश्नों को पूछ करके किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं का पता लगाया जा सकता है। आमंड और कोलमैन का जो मुख्य लक्ष्य है वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार्यों को चित्रित करना और उसका भली प्रकार से
विवेचन करना है। आमंड और कोलमैन विभिन्न प्रकार्यों को दो मुख्य संवर्गों में विभाजित करते हैं, निवेश प्रकार्य और निर्गत प्रकार्य। निवेश प्रकार 4 प्रकार के हैं और निर्गत प्रकार्य 3 प्रकार के हैं। निवेश प्रकार्यों को वो राजनीतिक प्रकार्य की संज्ञा देता है और निर्गत प्रकार्यों को वो सरकारी या शासनिक या गवर्नमेंटल प्रकार्यों की संज्ञा देते हैं। निवेश प्रकार्य मूलतः राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, दूसरा हित स्वरूपीकरण, तीसरा हित समूहीकरण और चौथा राजनीतिक संचार है। और जो निर्गत कार्य हैं वे मूलतः 3 हैं, नियम निर्माण, नियम प्रयुक्ति और नियम अधिनिर्णयन। आमंड और कोलमैन अपने इन प्रकारों के वर्णन के बारे में यह बताते हैं कि उनके लिए विकासशील देशों के संदर्भ में निवेश प्रकारों का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि निवेश प्रकार्य मूलतः समाज से व्यवस्था में प्रवेश करते हैं और जो निर्गत प्रकार्य हैं वो राजनीतिक व्यवस्था से समाज में प्रवेश करते हैं। तो निवेश प्रकारों का आगे फिर वो विस्तार से वर्णन करते हैं और राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती के बारे में चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ है राजनीतिक संस्कृति, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की जो राजनीतिक संस्कृति है उस संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर हस्तांतरित करना। अर्थात यदि जो नई पीढ़ी जिसने अभी अभी जन्म लिया है वो नई पीढ़ी अपनी राजनीतिक व्यवस्था की संस्कृति को कैसे जानेगी, वो जो कार्य है वो राजनीतिक समाजीकरण का कार्य है। और समाजीकरण को बताते हुए वो ये कहते हैं कि समाजीकरण के प्रत्येक समाज में अनेक अभिकरण होते हैं और ये जो अभिकरण हैं ये कुछ अभिकरण बाल्यावस्था में समाजीकरण का कार्य करते हैं, कुछ युवावस्था में समाजीकरण का कार्य करते हैं और कुछ अभिकरण ऐसे हैं जो जीवन पर्यंत व्यक्ति के समाजीकरण को अपडेटेड या समय के अनुसार परिवर्तित करते रहते हैं। मूल जो अभिकरण है वो है परिवार। परिवार के पश्चात बच्चा जब विद्यालय में जाता है तो वहां भी अपने पाठ्यक्रम या पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। महाविद्यालयों में जाकर के और अधिक उसके ज्ञान का विस्तार होता है और फिर विभिन्न राजनीतिक दल और उनकी गतिविधियां उसके ज्ञान को विस्तार प्रदान करते हैं। आज का जो युग है, जो संचार को और आईटी का युग है, उसमें जो इंटरनेट या मोबाइल फोन है और इससे पहले टेलीविजन और जो बहु चैनल वाले जो टेलीविजन हैं वो राजनीतिक समाजीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। गांवों से लेकर के शहरों में और आदिम समाजों से लेकर के औद्योगिक समाजों तक में जो मीडिया है ये सुनियोजित रूप से या एक सामान्य प्रक्रिया के तहत भी राजनीतिक संचार, राजनीतिक समाजीकरण का कार्य भली प्रकार से करते हैं। इस समाजीकरण का परिणाम ये होता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क पर राजनीतिक व्यवस्था के प्रति कुछ भावात्मक या संज्ञानात्मक मानचित्र उभर जाते हैं। अर्थात उसके दिमाग में अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति एक छवि बनती है। वो छवि नकारात्मक या सकारात्मक हो सकती है। जिस प्रकार से उसका राजनीतिक समाजीकरण हुआ है उस समाजीकरण के अनुरूप ही उसकी यह छवि बनती है। कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं में समाजीकरण का कार्य सुनियोजित तरीके से भी किया जाता है और यह कार्य करने के लिए जैसे कि सर्वसत्तात्मक समाजों में जैसे कि नाजी जर्मनी में या फासीवादी इटली में किया गया, या ऐसे साम्यवादी दलों में उद्देश्यपूर्वक यह कार्य किया जाता है कि उस देश की जनता को अपने राजनीतिक दल या अपनी जो मान्यताएं हैं, अपने जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की छवि ही उनके जो युवा मस्तिष्क हैं उन पर अंकित कर दी जाए। इस राजनीतिक समाजीकरण के संधि पर ही राजनीतिक भर्ती का कार्य भी किया जाता है। अर्थात पर्याप्त युवा होने के पश्चात जब कोई व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करने का इच्छुक होता है और वो जब राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो इस सदस्यता के माध्यम से उसकी राजनीतिक व्यवस्था में भर्ती सुनिश्चित हो जाती है।
या कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के निर्वाचनों में जब उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है, चाहे वह सरपंच के चुनाव में भाग लेता है और चाहे वह राष्ट्रीय या राज्यों की राजनीति में भाग लेना चाहता है, तो इस प्रकार के चुनाव में भाग लेकर के भी उसकी राजनीतिक भर्ती सुनिश्चित हो जाती है। प्रजातंत्रात्मक व्यवस्थाओं में इस राजनीतिक भर्ती का होना अत्यंत आवश्यक है ताकि समस्त प्रजा को या नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में समान रूप से भागीदारी निभाने का मौका मिले। अगला जो निवेश कार्य है वो है हित स्वरूपीकरण, जिसका तात्पर्य है समाज की और लोगों की जो अनगिनत मांगे होती हैं, उन मांगों को निश्चित आकार प्रदान करके उन्हें व्यवस्था में भेजना ताकि उन पर किसी भी प्रकार का निर्णय लिया जा सके। ये अनेकानेक असंख्य मांगों को निश्चित आकार प्रदान करके उनको एक जो स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है वह हित स्वरूपीकरण कहलाता है। और यह हित स्वरूपीकरण की जो प्रक्रिया है यह मुख्य रूप से नागरिक समाज के द्वारा संचालित की जाती है। विभिन्न जो नागरिकों के समूह हैं, चाहे तो शिक्षकों के समूह हैं, चाहे विद्यार्थियों के समूह हैं, चाहे किसानों के संगठन हैं, अलग अलग प्रकार के व्यावसायिक जो संगठन हैं, वो अपनी मांगों को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से उनको स्वरूप देते हैं और उसे व्यवस्था में प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। अनेक राजनीतिक व्यवस्थाओं में यह कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा भी किया जा सकता है। तीसरा है हित समूहीकरण। हित समूहीकरण का तात्पर्य है कि जब मांगे निश्चित रूप में जब आकार ग्रहण कर लेती हैं तो इन विभिन्न मांगों को फिर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाता है ताकि इन पर निर्णय लेना आसान हो जाए। हित समूहीकरण का जो मुख्य कार्य है वो राजनीतिक दलों के द्वारा संचालित किया जाता है। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में, खासकर प्रजातंत्रों में, राजनीतिक दल जो स्वयं सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं, वे जब विरोधी दल की भूमिका में होते हैं तो उनके द्वारा हित समूहीकरण का कार्य बहुत भली प्रकार से निर्वहन किया जाता है। अन्य राजनीतिक दलों में कई बार जो अल्पतंत्रात्मक दल हैं उनमें सेनाओं के द्वारा और विभिन्न धार्मिक संगठनों के द्वारा भी यह कार्य संचालित होता है। चौथा जो निवेश कार्य है वो है राजनीतिक संचार। राजनीतिक संचार एक ऐसा निवेश कार्य है जो निर्गत कार्यों के साथ संधि पर खड़ा होता है। यह 3 प्रकार के निवेश कार्य और 3 प्रकार के निर्गत कार्य, इन 6 प्रकार के अन्य कार्यों को आगे की ओर धकेलने का कार्य करता है। अर्थात राजनीतिक संचार का कार्य यह है कि वो सभी प्रकार के जो अन्य प्रकार हैं उनको एक स्थिति से दूसरे स्थिति की तरफ हस्तांतरित करना या उनको धकेलना। राजनीतिक संचार के कारण ही विभिन्न व्यवस्थाएं जो हैं वो क्रियाशील रहती हैं और राजनीतिक संचार जितना सरल, सरस, सुगम और सर्वदेशीय होगा, इसमें जितना निष्पक्षता का गुण रहेगा, उतना ही राजनीतिक संचार प्रभावी रहता है और वो राजनीतिक व्यवस्था के लिए अनुकूलता पैदा करता है। बाद के आने वाले जो विश्लेषक हैं, आमंड और कोलमैन के बाद, उन्होंने राजनीतिक संचार पर ही इतना काम किया कि उसका एक अलग उपागम प्रस्तुत कर दिया गया है। हम अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। कार्ल डॉइच ने राजनीतिक संचार उपागम प्रस्तुत किया और वो ये बताता है कि संचार ही वह रक्त वाहिनी का कार्य करता है। जैसे शरीर में रक्त का कार्य है ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाना, वही कार्य किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार का भी होता है। इसके पश्चात वो निर्गत कार्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं और इन निर्गतों की आमंड और कोलमैन अधिक विस्तार से व्याख्या नहीं करते, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये शासनिक कार्य विकासशील देशों के अध्ययन की दृष्टि से उतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये परंपरागत कार्य हैं और ये सभी व्यवस्थाओं के द्वारा परंपरा से ही संचालित किए जाते हैं। आमंड और कोलमैन की विशेषता यहाँ पर ये है कि उन्होंने उन परंपरागत कार्यों को जो संस्थाओं के रूप में समझे जाते थे उनका प्रकार्यात्मक विश्लेषण कर दिया है। जैसे
संसद के द्वारा कानून निर्माण किया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा कानूनों को लागू किया जाता है और न्यायपालिका के द्वारा उनका पालन न करने पर, उनके उल्लंघन पर दंडित किया जाता है। इन तीनों ही कार्यों को उन्होंने प्रकार्यात्मक दृष्टि से क्रमशः नियम निर्माण, नियम प्रयुक्ति और नियम अधिनिर्णयन का नाम दे दिया है। नियम निर्माण का कार्य परंपरा से व्यवस्थापिकाएं करती हैं और ये व्यवस्थापिकाएं जो हैं वो विभिन्न प्रकार के आदेशों को तटस्थ या लौकिक दृष्टिकोण से परंपराओं को कानूनों के रूप में परिवर्तित करती हैं और संपूर्ण समाज के लिए स्वीकार्य कर देती हैं। नियम प्रयुक्ति मूलतः उन नियमों को जनता के द्वारा स्वीकृत करवाने का कार्य है। परंपरागत समाजों में यह कार्य कुछ कुलीन लोगों के द्वारा या सेना के द्वारा कर दिया जाता था, किंतु आधुनिक समाजों में यह कार्य नौकरशाही के द्वारा संपन्न किया जाता है। नौकरशाही स्वयं अपने आप में आधुनिक समाजों को और विकासशील समाजों को समझने के लिए एक अलग उपागम की मांग करता है और मैक्स वेबर ने मुख्य रूप से नौकरशाही पर अपना सारा शोध और अध्ययन समर्पित किया है। और तीसरा कार्य है नियम अधिनिर्णयन का कार्य, जिसका अर्थ ये है कि जो कानून सामान्य रूप से सब लोगों पर लागू होते हैं उनका पालन यदि किन्हीं विशेष व्यक्तियों ने नहीं किया तो उनसे उन कानूनों का पालन करवाना, अर्थात न्याय संबंधी कार्य। इसके लिए निष्पक्ष और कार्यकुशल और दक्ष न्यायिक संरचना का होना अत्यंत आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं में यह कार्य व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किया जाता है, कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं में यह कार्य कार्यपालिकाओं के द्वारा भी कर लिया जाता है और वहां पर कार्यपालिकाएं जो है वो जन न्यायालयों की स्थापना करके यह कार्य अपने हाथ में ले लेती हैं। इस प्रकार आमंड और कोलमैन अपने पूरे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम में संरचनाओं का और प्रकारों का विस्तार से वर्णन करते हैं और इनके वर्णन और व्याख्या के पश्चात वो विभिन्न विकासशील देशों की राजनीति का विशिष्ट रूप से अध्ययन करते हैं। उनके इन प्रकारों को विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में किस शैली में उन कार्यों को किया जा रहा है, किन तरीकों का इनका इस्तेमाल हो रहा है, किन संरचनाओं के द्वारा किया जा रहा है, उस शैली के आधार पर अलग अलग विकासशील समाजों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसको कि उन्होंने विभिन्न राजनीतियों के संभाव्यता सिद्धांत की बात कही है इनके निष्पादन के आधार पर। तो आमंड और कोलमैन के द्वारा प्रस्तुत संभाव्यता सिद्धांत की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। धन्यवाद।